लाख की इनकम पर 0 टैक्स की घोषणा की तो विपक्ष के साथियों के तोते उड़ गए। इसमें ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी वित्त मंत्री को लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला है। बजट बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है। साल भर में सरकार को कैसे कहां कहां क्या सरकार की आमदनी होगी, क्या खर्चे होंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, ये एक पूरा विस्तृत डॉक्यूमेंट है। ये आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं। पूरे बजट का विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगी जो आम जनता जिसको आसानी से समझ सके। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगी कि हमारा जो केंद्र सरकार का बजट है, ये एक ऐसा बजट है जिसमें जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उस लक्ष्य को ध्यान में रखे, बैठिए आराम से बैठिए। हमने जब अपने बजट की रचना करनी शुरू की तो हमने एक लक्ष्य को ध्यान में रखा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत कैसा होना चाहिए, उसमें हमारी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रख के हमने अपने इस साल के बजट की रूपरेखा तैयार की। अगर हम 2014 से, जब से हमारी सरकार पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई, तब से लेकर आज तक 2025-26 में देखें तो इतने वर्षों में जो हमारे बजट की धनराशि है उसमें क्या वृद्धि हुई। 2014 में 16 लाख, 16.5 लाख करोड़ हुआ करता था हमारा बजट, लेकिन आज वो बढ़कर 50,65,000 हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस बजट में हमने ये ध्यान में रखा है कि विकसित भारत कैसा हो। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारे आधार स्तंभ क्या है। इस बजट में हमने गरीब, युवा, किसान, महिला, मिडिल क्लास, इन सब पे अपनी दृष्टि रखी है। और बजट में विकास के 4 इंजन हमने आइडेंटिफाई किए, 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। दूसरा इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास का इंजन है एमएसएमई। तीसरा विकास का इंजन है निवेश। और चौथा विकास का इंजन है एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात। तो सबसे पहले हमारे देश में हम विकास के इंजन के रूप में जो 4 हमारी प्राथमिकताएं हैं, उस पर आने से पहले एक जो बहुत बड़ी घोषणा की है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, जो आज भारत में पिछले कई वर्षों में तेजी से बढ़ा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा इस बार वित्त मंत्री जी ने की है। इनकम टैक्स में जो बहुत बड़ी रियायत दी गई है, क्योंकि मैं जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो सदन के अंदर थी और हम सभी ने ये महसूस किया कि जब ये घोषणा होने जा रही थी तो किसी की भी कल्पना में नहीं था कि इतना बड़ा फैसला सरकार करेगी। और वहां पर बैठ के हमने विपक्ष के साथियों के चेहरे भी देखे थे। जब वित्त मंत्री जी ने 12 लाख की इनकम पर 0 टैक्स की घोषणा की तो विपक्ष के साथियों के तोते उड़ गए। वो प्रतिक्रिया विहीन हो गए, उनके पास कोई रिएक्शन नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा निर्णय मध्यम वर्ग के हितों में हमारी सरकार ने किया इस बजट में। अब मैं आती हूँ हमारे विकास के जो इंजन थे जिसके बारे में हमारे इस बजट में ध्यान रखा गया। सबसे पहला इंजन कृषि। कृषि को लेकर सबसे बड़ी घोषणा की गई प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश में सबसे बड़े पैमाने पर अगर रोजगार का कोई माध्यम है या अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा एग्रीकल्चर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इसे बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। और चाहे भुखमरी का खात्मा करना हो, बढ़ती आबादी के साथ देश की जो खाद्यान्न की बढ़ती हुई जरूरतें हो उसको पूरा करना हो, या रोजगार सृजन की बात हो, या गरीबी उन्मूलन का विषय, अगर देश की इन बड़ी बुनियादी समस्याओं को हम देखें तो हमारे पास कृषि
सबसे बड़ा वो क्षेत्र है जिसमें सुधार किए बिना हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले इंजन ऑफ ग्रोथ के रूप में हमने कृषि को रखा, और जब हमने पहला इंजन ऑफ ग्रोथ कृषि को माना तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लेकर आए, जिसके तहत पहले चरण में पूरे देश के अंदर से 100 ऐसे जिले हैं जिनको चिन्हित किया जाएगा जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, यानी उत्पादन जितना कृषि का होना चाहिए उससे काफी कम है। और ये हम राज्यों के साथ पार्टनरशिप में तय करेंगे कि 100 हमारे लो प्रोडक्टिविटी वाले जिले कौन से हैं। और इस योजना के तहत हमारी कोशिश होगी कि ये लो प्रोडक्टिविटी वाले जो जिले हैं, लो प्रोडक्टिविटी के कारण कुछ भी हो सकते हैं, वहां की सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो सकती है, सिंचाई के साधन कम हो सकते हैं, किसान पुरानी तकनीक यूज कर रहे हैं, इसके कारण उत्पादन नहीं हो रहा है, या मॉनसून डिपेंडेंसी ज्यादा है, कोई भी कारण हो सकता है, या बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स का या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है, कारण कुछ भी हो। लेकिन कोई भी ऐसे हमारा जो जिला है 100 हम पहले चरण में ले रहे हैं, आगे भी और लेंगे। जहां पे प्रोडक्टिविटी लो है उसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत चयनित करते हुए हम वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सारे संभव प्रयास करेंगे, पूरी 360 डिग्री अप्रोच लेंगे। और ये इसलिए क्योंकि हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, इसके तहत हम कृषि क्षेत्र में एक तो स्किलिंग यानी कौशल प्रशिक्षण, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, कृषि में निवेश और नई तकनीकों का उपयोग, इस पर भी ध्यान देके जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसमें रेजिलियंस पैदा करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, कृषि के संबंध में एक बड़ा विषय, एक बड़ी चुनौती देश के सामने यह भी रही है कि हम दलहन के लिए आत्मनिर्भर नहीं। अभी भी दलहन के क्षेत्र में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश है, मोजाम्बिक है, मलावी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन सारे देशों से हम दलहन आयात करते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि दलहन जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित भारत में कुपोषित भारत नहीं हो सकता, हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषण एक उसका पिलर है और दूसरा है हेल्थ केयर। तो हम पोषण पे फोकस करते हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है, खासतौर से उन लोगों में जो आर्थिक रूप से कमजोर है। और इसके लिए क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं दाल को, तो इसलिए उसकी ऊंची कीमतों पर हम हमारा उस पर बहुत नियंत्रण रह नहीं जाता। तो दलहन में आत्मनिर्भरता लाना ये हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हम एक दलहन आत्मनिर्भरता का मिशन चला रहे हैं। और तूर है, मसूर है, उड़द है, इन दालों में आत्मनिर्भरता के लिए हमने 1000 करोड़ का पैकेज रखा है इस पे, और 2029 तक सरकार का प्रयास है कि आयात हम खत्म कर सकें। ये बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये सरकार छोटे लक्ष्य के साथ काम ही नहीं करती, बड़े लक्ष्य के साथ काम करती है। तीसरी बात है कि इसी से जुड़ी हुई कि हमारे किसान ज्यादा खेती करें दलहन की, मुख्य रूप से गेहूं या धान, इस पर ही हम करते हैं क्योंकि उसका प्रोक्योरमेंट आसानी से हो जाता है। इसके लिए सरकार ने ये भी तय किया है कि जहां एक और हम उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराएंगे, नई तकनीक उपलब्ध कराएंगे और सारी 360 डिग्री अप्रोच लेंगे, उसके साथ साथ नेफेड और हमारे एनसीसीएफ जो है इसका गारंटीड प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, ताकि किसान प्रोत्साहित हो दलहन की खेती के लिए। खेती के संबंध में और बातों पे मैं नहीं जाऊंगी, मखाना बोर्ड वगैरह के बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन एक विषय जो मेरे दूसरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यूरिया को लेकर। आपने बजट भाषण में सुना होगा कि हम एक नया यूरिया प्लांट आसाम के नामरूप में स्थापित करने जा रहे हैं। यूरिया हमारे किसानों को बड़ी मात्रा में चाहिए, और यूरिया के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर होना है, हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता हो, इसके लिए इस नए प्रोजेक्ट का डिसीजन लिया गया है। और नामरूप आसाम में ये जो यूरिया का प्लांट हमारी सरकार सेटअप करने जा रही है, उसके लिए 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का या जो ईस्टर्न रीजन है पूरा, उसकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति करेगा।
3.5 साल का अनुमानित समय है कि यह हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से जो उपलब्धि हमारी होगी कि देश की 75 से 80% जो हमारी यूरिया की रिक्वायरमेंट है उसे हम डोमेस्टिकली घरेलू स्तर पर पूरा करेंगे और यहाँ यूरिया का उत्पादन नेचुरल गैस के माध्यम से। ये एक बड़ी चीज है। और दूसरा हमारा आता है एमएसएमई। पहला इंजन ऑफ ग्रोथ एग्रीकल्चर है, कृषि है। दूसरा इंजन ऑफ ग्रोथ हमारा एमएसएमई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे रोजगार के अवसर भी देती हैं। तो इन एमएसएमई को हमने माना है कि हमारी जो विकसित भारत की यात्रा है या विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में विकास का दूसरा इंजन एमएसएमई है। और हमारी सरकार आने के बाद अगर आप पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें, एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए। उसमें एमएसएमईज की डेफिनेशन को, परिभाषा को बदलना, ये एक काम हमने किया। हमने एमएसएमईज के लिए ये भी तय किया कि 200 करोड़ तक के लिए हम ग्लोबल टेंडर नहीं करेंगे, बल्कि हमारे एमएसएमई से लोकली प्रोक्योर किया जाएगा। हमने एमएसएमईज को जेम पोर्टल पे स्थान दिया। ऐसे बहुत सारे काम हमने एमएसएमईज के लिए किए। इस बार के बजट में भी हमने एमएसएमईज के लिए 2 इंपॉर्टेंट घोषणाएं की। एक तो ये कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट निवेश 2.5 गुना बढ़ेगा और जो टर्नओवर लिमिट्स हैं वो 2 गुना बढ़ाई जाएंगी एमएसएमईज के वर्गीकरण की दृष्टि से। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी एमएसएमईज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी। तो क्रेडिट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए हमने क्रेडिट के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट तय की है। और इस बार हमने तय किया है कि कम से कम इस 1 साल के अंदर अंदर हम 10 लाख जो हमारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं एमएसएमईज के लिए 5 लाख की लिमिट वाले, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस इसके लिए एक ही बात हमने कंडीशन की है। ये भी हमारा एक इनिशिएटिव था कि एमएसएमईज हमारे रजिस्टर्ड नहीं होते थे, तो हमारी सरकार आई थी तो हमने उद्यम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। तो जो भी हमारे उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं उनको कम से कम 10 लाख को हमें ये कार्ड्स देने हैं, जिसमें 5 लाख की क्रेडिट लिमिट। ये एक बड़ा फैसला हुआ। इसके साथ ही एक जो एमएसएमई में स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए हमने फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया, 10,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन। और एक बेहद खास बात जो आम जनता जिससे बहुत आसानी से कनेक्ट करेगी कि 5 लाख महिलाएं और हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पहली बार के उद्यमी हैं, पहली बार जिन्होंने कोई अपना छोटा मोटा उद्यम स्थापित किया है, उनके लिए हमने 2 करोड़ के टर्म लोन की व्यवस्था की। यानी उद्यम को और छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर से महिलाओं में और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में उद्यमी पैदा हो, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तीसरा आया हमारा, और भी इसमें बहुत चीजें हैं लेकिन मैं अगले पे बढ़ूंगी। तीसरा हमारा जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, विकास का तीसरा इंजन है निवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें कहां कहां करना है? इन्वेस्टमेंट हमें करना है सबसे पहले आम जनता, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, निवेश करना है लोगों में। कैसे करना है? उसके लिए जो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है हमारा अभियान, उसमें हमारा जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही आपने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस बजट में हमने घोषणा की है 400 करोड़ के आवंटन के साथ 50,000 स्कूलों में हम अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे सोच क्या है? 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे सोच ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके अंदर उत्सुकता को, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना। तो स्कूलों के अंदर जहां बच्चे पढ़ते हैं, इस साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अटल इनोवेशन लैब्स को सेटअप करके स्कूल के परिसर में ही एक इनोवेशन वर्क स्पेस बनाएं और उस इनोवेशन वर्क स्पेस में जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है,
वो नए जो साइंटिफिक आइडियाज हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें। 3D है या रोबोटिक्स है या ऐसे जो भी नए आइडियाज हैं, ये उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर को पीछे छोड़ के हम डेवलप्ड इंडिया नहीं बन सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स देश के कोने कोने में 50,000 स्कूलों में हम सेटअप करेंगे। एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो हम निवेश इन पीपल, इसके उद्देश्य से कर रहे हैं, लोगों में निवेश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारी सरकार ने तय किया कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को हम, जो हमारी स्वास्थ्य की सबसे प्राथमिक इकाई है, जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उन तक लेकर जाएंगे। तो हमारे प्राथमिक स्कूल और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों तक हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेकर जानी है। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी भी बहुत सीमित है। आज की दुनिया में, अगर आज के युग में, इंटरनेट के युग में, अगर हम स्मार्ट क्लासेस चलाना चाहते हैं, हम यूट्यूब का कोई सेशन कराना चाहते हैं, हम कोई ऑनलाइन कुछ भी इनपुट देना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी रखें। तो हमारे देश के जो गांव में, दूर दराज के इलाकों में, गरीबों के इलाकों में जो हमारे प्राथमिक स्कूल बने हुए हैं, उन तक हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही जहां आम जनता सबसे पहले उपचार के लिए पहुंचती है, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर लेकर जाएंगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय आज टेलीमेडिसिन की बात करता है। टेलीमेडिसिन यानी कि हर व्यक्ति को चलकर दूर किसी स्पेशलिस्ट के पास, टेलीमेडिसिन एक उदाहरण है कि टेलीमेडिसिन के जरिए जहां पे एक वर्चुअल इंटरफेस है, दूर किसी बैठे हुए, किसी एक टर्शरी केयर फैसिलिटी में बैठे हुए एक स्पेशलिस्ट को एक गांव में बैठे हुए व्यक्ति को परामर्श देना है। सो देयर इज अ स्क्रीन दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ देम। तो जब हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच जाएगी तो हम इस दूरी को कम कर पाएंगे। हमें यह भी समझना है कि हमारे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी जितनी पर्याप्त डॉक्टर्स की उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं भी तो वो ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते। इन बहुत सारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, खास करके जो विशेषज्ञ हैं, इन सुविधाओं का एक समाधान है ये, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए हम हेल्थ केयर को आम जनता तक सही ढंग से पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल इस बजट में की गई है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, सबसे बड़ी बात है कि देश में हमेशा हल्ला होता है, मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है ये, कि डॉक्टर्स की संख्या कम है। हमें जितने डॉक्टर्स चाहिए, हमारी आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, लेकिन डॉक्टर्स हमारे पास कम है, खास तौर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कम है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से आई, तब से हमने निरंतर कोशिश की कि हम अपने देश में डॉक्टर्स की उपलब्धता को बढ़ा सकें। मैं कुछ आंकड़े आपको देकर समझाना चाहूंगी। तो 4 लाख से थोड़ा अधिक है। अब अगर हम दोनों को क्लब कर दें और 80% अवेलेबिलिटी मान लें कि 20% तो अनअवेलेबल है, लेकिन 80% भी अगर अवेलेबल है, तो हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो आता है 1:811। WHO नॉर्म क्या है? 1:1000। लेकिन ये हम आयुष और एलोपैथिक को मिलाकर कह रहे हैं कि WHO से हमारा नॉर्म बेहतर है। हम चाहते हैं कि हमें अपने डॉक्टर्स की संख्या और बढ़ानी है। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई। जब हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई तो 2014 में हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे 380। आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल कॉलेज बढ़कर हो गए 787। यानी देश के कोने कोने में हम मेडिकल कॉलेजेस को इसलिए पहुंचा रहे हैं कि 2 उद्देश्य पूरे हों। एक तो हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या बढ़े और दूसरा हमारे पास, हमारे आम जनता के पास जो टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है वो उपलब्ध हो सके। इन दोनों उद्देश्य के साथ हमने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए। आपने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से संबोधन सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 75,000 मेडिकल सीट्स और बढ़ाएंगे।
लगातार मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं। जब हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई तो हमारे एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी और पीजी की सीट्स भी बढ़ी। एमबीबीएस की सीट्स हमारी जो 2014 में 51,000 से कुछ अधिक हुआ करती थी, वो बढ़कर 1,18,000 से अधिक हो गई, 101% वृद्धि। और पीजी की सीट्स जो हमारे देश में महज 31,000 से कुछ ज्यादा हुआ करती थी, वो बढ़कर आज 73,000 से कुछ ज्यादा हो गई, यानी 134% बढ़ोतरी हुई। अभी इसके बाद भी हम शांत नहीं बैठे, हम नहीं रुके, हमने तय किया 75,000 और सीटें बढ़ानी। प्रधानमंत्री जी की एक एक घोषणा को जमीन पर उतारना है और उस 75,000 में हमने ये तय किया है, जो इस बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 10,000 जो सीट्स हैं वो हम इसी वर्ष क्रिएट करेंगे। 10,000 सीट उस 75,000 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस साल हमें क्रिएट करनी है। पीजी सीट्स पे हमारा विशेष जोर है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमें और भी ज्यादा चाहिए। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है।